लिटरेचर सर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और विस्टस बुक तो और ज्यादा मुश्किल, क्योंकि विस्टस बुक में बहुत ज्यादा लंबी लंबी स्टोरीज हैं और फिर उसके क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे और कहां से आएंगे। सर अगर जरा सा इंपॉर्टेंट पता चल जाता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाते हैं तो सर हमसे हम लोग प्रिपेयर कर ले, और सर कहीं हिंदी में मिल जाते हो तो मजा ही आ जाए। जी हाँ, हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल और आप सभी के उत्तर प्रदेश के नंबर वन चैनल इस यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए हमने जितनी भी मेहनत अभी तक करी पिछले साल से लेकर अब तक, वो सब कारगर साबित हुई है। चाहे वो शुभ छापरा हमारे टॉपर की बात हो या फिर एकदम एवरेज बच्चा हो जिसने हमारे हिंदी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, उसकी नैया कंफर्म पार है। जी हाँ, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के इतिहास में यूट्यूब पर कोई आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर हिंदी में करवाने जा रहा है, और आज तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। आज का ये सेशन आप सभी के विस्टस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप उन क्वेश्चन को ढूंढ करके उसके आंसर्स देखेंगे कम से कम, लेकिन वो आंसर कहीं सर हिंदी में मिल जाता तो मजा आ जाता। तो जी हाँ, आज का ये पूरा सेशन हिंदी के क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर होगा, होंगे तो वो इंग्लिश के, लेकिन हम लोग करेंगे हिंदी में और उसका कर लेंगे ट्रांसलेशन, वो आप करेंगे। हम आपको जिम्मेदारी देते हैं कि आपके आंसर्स आपको याद हो जाएंगे, 5 मिनट के अंदर याद होंगे, और अगर इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपने पा लिए तो समझ लीजिए हो गया आपका कल्याण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक विस्टर्स, टॉप 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्या रहा पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हाउ डज जैक फिनी try to establish the reality of the Grand Central Station, New York. Jack Finney is the writer of the very first chapter of the book Whisters, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। उसके राइटर का नाम है जैक फिनी। जैक फिनी ने इसमें क्या बताया है, और खास तौर से क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया, ये स्थापित किया, ये बात अफर्म करी, एक बात कंफर्म करी कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 तल है, 3 तल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो 2 कैरेक्टर हैं, सैम विनर एंड चार्ली, चार्ली इज द लीड कैरेक्टर, जो कि अराउंड 30 इयर्स ओल्ड है जैसा कि स्टोरी में है, और उसको एक सपना आता है कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया। किसी स्टेशन पे अगर 5 प्लेटफॉर्म पर और कोनो कहे कि 6वां प्लेटफॉर्म हम हो गया हुआ, बहुत अच्छा बना है, तो आप लोग कहेंगे कहते पागल अगल। उसी तरीके के दोस्त ने भी कह दिया, सैम ने कह दिया, तो पागल हो गया। तो सपना है और सपना पूरा होने के समान, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी, इतनी ज्यादा चिंता, इतनी टेंशन भरी हुई है आज के प्रेजेंट टाइम की वजह से, जिस वजह से तुम भागना चाहते हो। यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट द रियलिटी, यू एक्चुअली वांट टू शक अप द रियलिटी एंड यू वांट टू एस्केप फ्रॉम ऑल द इनसिक्योरिटीज ड्यू टू वॉर, ड्यू टू क्वेरलसम, ड्यू टू टेंशन। इन सारी चीजों की वजह से उसके दिमाग में टेंशन और इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से वो एक ऐसे प्लेस पर, एक आइडियल प्लेस जो कि बहुत ही शांति प्रिय होगा, उसके हिसाब से गेल्सबर्ग इलिनॉइस नाम का एक जगह जो कभी बचपन में रहा करता था, तो वो वहीं जाना चाहता था। लेकिन वो भी थर्ड लेवल से, ये पॉसिबल नहीं था। तो थर्ड लेवल है ही नहीं वहां पर, ये तो सिर्फ उसके दिमाग की इमेजिनेशन है। किसके? चार्ली की। और ये बात कौन कहता है? उसका फ्रेंड सैम विनर। तो इसी बात को देखते हैं आंसर के रूप में आप क्या लिखेंगे, और वो भी हिंदी में। तो ये लीजिए आपका भैया आंसर शुरू हो गया, और इस आंसर को आप एज इट इज याद कर लीजिएगा कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और द न्यूयॉर्क, द हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवेज, ये चारों स्टेशन के जो अधिकारी हैं, अधिकारी स्टेशन मास्टर जो भी हो सकते हैं, स्टेशन मास्टर, वो कसम भी खा सकते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है कि वो लोग गड्डी पर हाथ रख के कसम खा सकते हैं कि वहां पर केवल 2 ही जो है तल हैं, 3 तल नहीं हैं। तो ये अधिकारी मानते हैं कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 तल हैं। ये सारे अधिकारी इस रेलवे के, चाहे वो न्यूयॉर्क सेंट्रल हो, ये भी एक रेलवे स्टेशन है, द न्यूयॉर्क हो, द हेवन हो, और हार्टफोर्ड रेलवेज हो, इन सभी स्टेशन के जितने भी स्टेशन मास्टर, जितने भी हेड होंगे, जो मैनेजर होंगे, उन्होंने कसम खाई है। अबे पागल होगा, वहां पर 2 तल है, बता रहा तीसरा तल है, तो तीसरा तल है ही नहीं। ये लोग इस बात को मानते हैं, और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 तल हैं, ये बात कह रहे हैं। जहां पर 20वीं सदी जैसी रेलगाड़ियां जो होती हैं, वो प्रथम तल से, मतलब 20th सेंचुरी में जो रेलगाड़ियां चलती थी, वो पहले प्लेटफॉर्म से, और उपनगरीय जो कि सबअर्बन इलाकों में जो पैसेंजर्स ट्रेनें होती हैं, उपनगरीय ट्रेनें, वो चलती थी दूसरे तल से। ये बात शुरुआत में है, और इस तरीके से जैक फिनी ने अपनी इस बात को अफर्म किया कि वहां पर केवल 2 तल है, ना कि 3 तल है। इस बात को रट डालिए और ट्रांसलेट कर लिए, हमें नहीं लगता इतना ज्यादा मुश्किल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। व्हाट वाज सैम्स रिएक्शन व्हेन चार्ली मेंशन्ड इन द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल टू हिम? What was Sam's reaction? सैम का रिएक्शन क्या है, और किस बात पे? सैम कौन है? सैम इज अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली का दोस्त है सैम। तो what was Sam's reaction when Charlie mentioned the discovery of the third level to him? अब आपसे कोई दोस्त कहे वो पता है वहां पर जो है हम कह रहे हैं एक तो फ्लाईओवर बन गया,
फ्लाईओवर बन गया, कल तो कह रहे तब नहीं बना, अबे हाय दोस्त के तो पगला गया कहा एकदम। रिएक्शन यही देगा, आपके घर के पीछे कोई फ्लाईओवर बन जाए और रातों रात बन जाए तो ऑफकोर्स आप उसे कह देंगे तो पागल हुईगा, तो सपना देखा था, दिन के सपने पूरे हो रहे हैं तेरे। तो इसी वजह से ऐसी रिएक्शन सैम ने कहा। सैम ने कैसा रिएक्शन दिया, लेट्स सी। सैम का रिएक्शन देखिए, ये रहा आपका इसका आंसर। तो देखिए सैम ने क्या कहा और क्या कहता है। जब तीसरे दल की खोज के बारे में चार्ली ने सैम को बताया, व्हेन चार्ली टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल टू हिज फ्रेंड सैम वीनर, सैम वीनर को तीसरे दल के बारे में जब बताया तो सैम ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। ही डिड नॉट बिलीव, कितना आसान तरीके से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसने भरोसा नहीं किया, ही डिड नॉट बिलीव, और कहा एंड सेड, यह कि केवल एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति होने जैसी बात है, इट इज जस्ट ओनली द फुलफिलमेंट ऑफ डे ड्रीमिंग, जो डे ड्रीमिंग होती है उसके फुलफिलमेंट होने की जैसी बात है जो तुम कर रहे हो, इट इज जस्ट ओनली इमेजिनेशन, देयर इज नो रियलिटी वॉट एवर यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई रियलिटी नहीं है। सैम कहता है कि चार्ली अपने वर्तमान समय और वास्तविकता से असंतुष्ट है। सैम ये बात कहता है कि जो चार्ली मेरा दोस्त है वो एक्चुअली प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा एंड ही वांट्स टू एस्केप द रियलिटी एंड दैट्स व्हाई ही इज जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस, इसीलिए वो बकवास कर रहा है अकॉर्डिंग टू सैम। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड चार्ली बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे। चार्ली जब थर्ड लेवल पे पहुंचा, स्टोरी में मेंशन है, तो वहां पर उसे बड़ा अजीबोगरीब, भाई आप पुराने जमाने में पहुंच जाएं, मतलब पीछे पास्ट में पहुंच जाएं तो आपको बड़े बड़े भयंकर भयंकर लोग दिखाई देंगे, बड़े बड़े बाल यहाँ तक हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, लंबे लंबे कपड़े, शर्ट ऐसे, खुली खुली पैंटें अमिताभ बच्चन वाली, होंगे कि नहीं। उस टाइम शाहरुख खान थोड़ी थे, अमिताभ बच्चन थे, विनोद खन्ना साहब थे, उनका जमाना चल रहा था, है। उसी तरीके से जब आप पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में फैशन बदला होगा। तो वहां पर बहुत से लोग थे जो कि स्टेशन में खड़े थे, उसने देखा हाँ ये का अलग तरीके का स्टेशन था। 50 साल पहले आपके शहरों का जो स्टेशन होगा वो कैसा होगा, आज जैसे प्रयागराज का स्टेशन, लखनऊ का स्टेशन, कानपुर का स्टेशन, 50 साल पहले ऐसा तो होगा नहीं। उसी तरीके से जब वो थर्ड लेवल पहुंचा, उसने कहा ये मैं कहाँ आ गया, मैं कहीं कौन सी दुनिया में आ गया, क्योंकि यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी स्लीव्स वाली आस्तीनें पहने हुए थे, लैंप जल रहे थे, लाइट थी नहीं तो लैंप जल रहे थे, उसके अलावा जो विंडो थी, टिकट विंडोज थी, बहुत छोटी थी, वो भी लकड़ी की बनी हुई थी, और उगलदान रखे हुए थे। आपको उगलदान मिलेंगे पीतल के, वो भी उगलदान आजकल है, कोई थूक दे स्टेशन में, कोई दौड़ा दौड़ा के मारी, तो उगलदान स्टेशन पे रखे हुए थे उसमें थूकने के लिए। ये सारी चीजें उसने जब देखी तो फिर उसके बाद जब वो टिकट विंडो पे गया तो वहां पर टिकट विंडो पर उसने सोचा लाओ इलिनॉइस गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट ले लेते, मैं अपनी मेरी वाइफ जो है लुइसा, मैं जाऊं और वहां पर आराम से शांति वाली जिंदगी में जीऊंगा। तो उसे जाना था, अब जाने के लिए पैसा लगी कि ना लगी, भाई पैसा लगेगा, इसी वजह से उसे पैसे की जरूरत थी। और आंसर भी बड़ा आसान सा है, आप इसे कह सकते हैं चार्ली को, या चार्ली की अपने भागने की इच्छा थी और वह एक ऐसे स्थान जाना चाहता था जहां शांति हो। चार्ली को अपने प्रेजेंट से, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, अपने वर्तमान से भागने की इच्छा थी। ही वांटेड टू एस्केप हिज प्रेजेंट एंड ही वांटेड टू गो टू सच अ प्लेस वेयर ही कुड फाइंड पीस। वो एक ऐसे स्थान पर जाना चाहता था जहां पर उसे शांति मिल सके। उसके हिसाब से गेल्सबर्ग ऐसा ही एक आइडियल प्लेस था। उसके हिसाब से गेल्सबर्ग, अकॉर्डिंग टू हिम, गेल्सबर्ग इज एन आइडियल प्लेस। अतः वह जाने के लिए, उसे टिकट, वहां जाने के लिए उसको टिकट की आवश्यकता थी। सो ही नीड्स टिकट्स टू गो देयर, इसलिए वह तीसरे तल से वापस आने पर अगले दिन ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदने गया, और फिर उस जमाने की जो करेंसी होगी तो उसी करेंसी में मिलेगा। इसलिए वो सोचता है कि अगर गेल्सबर्ग जाना है तो जो वो करेंसी चलती उस करेंसी को लिया जाए। तो पुरानी करेंसी को खरीदने के लिए वो थर्ड लेवल से आने के बाद दूसरे दिन जो है ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदने गया। दिस वाज द आंसर। तो 3 क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से आप कंसीडर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 और इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 से। हु इज द टाइगर किंग एंड व्हाई डज ही गेट दैट नेम। बहुत आसान सी बात है, हु इज द टाइगर किंग, भाई हम ऐसे ही बता देते, टाइगर किंग इज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग। पहली बात तो आपको यही समझ लेना। और उसके बाद उसे ये नाम क्यों मिला, क्योंकि वो टाइगर को मारता था। लेकिन इतनी आसानी से आंसर ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा वो देख लीजिए एक बार। ठीक, आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, हिंदी है और इसको ट्रांसलेट करेंगे। आप सभी बच्चे अपने घर पर आराम से इसको ट्रांसलेशन करते रहें। प्रतिबंधपुरम के राजा सर जीलानी जंग जंग बहादुर टाइगर किंग हैं। प्रतिबंधपुरम के राजा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, कॉमा, सर जीलानी जंग जंग बहादुर, कॉमा, इज द टाइगर किंग हिमसेल्फ, वह खुद राजा हैं। जब वह केवल 10 दिन के ही थे तब ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु एक
का कारण एक टाइगर होगा। When he was only 10 days old, so the astrologers made a prophecy about his future that a tiger would be a cause to his death. उसकी मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा। जब यह बात किंग को पता चली, जब यह बात when he or the king came to know this, उसने सभी टाइगर को मारने की शपथ ली। He took an oath to kill all the tigers. इतने टाइगर को मारने के कारण ही उसका नाम टाइगर किंग पड़ा। Having killed so many tigers, he was named as Tiger King. हमने आपको हिंदी में भी बता दिया, डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब आप इसे अपने हिसाब से ट्रांसलेट करें। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू जस्ट राइट माय ट्रांसलेशन व्हाट आई टोल्ड हियर। इतना ही काफी नहीं, आप अपने हिसाब से भी इसे तोड़ मरोड़ सकते और इतना ही याद करना इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से ही वुड डू इफ द महाराजा किल्ड द टाइगर। तो यहां पर एक बार फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से, टाइगर किंग से। यहां पर बात हो रही कि जो एस्ट्रोलॉजर थे, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कसम खा ली थी कि यदि महाराजा सवा टाइगर मार ले तो वो क्या करेंगे। क्यों सवे टाइगर के बारे में क्यों कहा? क्योंकि थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दें, जब टाइगर किंग को, मतलब महाराजा को ये बात पता चली कि देयर वुड बी अ कॉज अ टाइगर who would kill or due to which he would be killed, he would be died, जिसकी वजह से राजा मरेगा। सो राजा ने तो शपथ ले ली कि मैं सारे टाइगर को मार दूंगा। तो ऑन दिस एस्ट्रोलॉजर warned the king about the 100th tiger. एस्ट्रोलॉजर ने कहा महाराज आप 99 टाइगर मार लेंगे, इसी तरीके से मार लेंगे जैसा आपने पहला टाइगर मारा, लेकिन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द 100th वन। सभी टाइगर के बारे में आप जरूर फिक्रमंद रहिएगा और सचेत रहिएगा, बिकॉज द 100th वन वुड बी द कॉज ऑफ योर डेथ। आपकी मृत्यु का कारण सवा टाइगर बनेगा। ये बात एस्ट्रोलॉजर ने कही और इसके ऊपर जो है राजा ने कहा ऐसी बात, लेट द टाइगर बी वेयर्स। एक तो पहले ही कह चुका था, उसके बाद बोला अच्छा मैंने अगर मार लिया ये 100 टाइगर को तो क्या करोगे। इस पर एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया कि वो ये करेंगे। क्या करेंगे? ये करेंगे। क्या करेंगे? ये करेंगे। क्या करेंगे? ये करेंगे। देखो इस पर उन्होंने जवाब दिया। ज्योतिषी ने कहा कि यदि राजा सवे टाइगर को मारने में सफल हो गया तो अपनी चोटी कटवा देगा वो और बाल काट देगा। इसके अलावा वह अपने ज्योतिष विद्या की सारी किताबों को फाड़कर आग लगा देगा। दो बात। और तीसरी, फिर उसके बाद वह एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। एस्ट्रोलॉजर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उसने ये बात राजा से कही, महाराज यदि आप सवे टाइगर को मार लें तो मैं अपनी ये चोटी कटवा दूंगा, मैं ये सारी किताबों पे आग लगवा दूंगा और फिर मैं एजेंट बन जाऊंगा। हो गया ये आंसर, बात खत्म। हिंदी में याद करिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यू विल रिसीव, आई अश्योर यू। जो भी इंपॉर्टेंट जितना भी शॉर्ट तरीके से हो सकता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो लाइक और शेयरिंग करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। व्हाट डिड द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। अब जब राजा अपने उस जर्नी पर था, अपने किलिंग पर था, टाइगर्स को मारने के उस प्रोसेस को पूरा कर रहा था, अपनी उस महत्वाकांक्षा को पूरा कर रहा था, तो आखिरकार क्या हुआ, एक समय के बाद टाइगर की संख्या खत्म हो गई। अब जब खत्म हो गई तो महाराजा चिंतित हो उठे कि भाई यार यहाँ तो टाइगर खत्म हो गए, अब मारी के का। अब मारना किसको? मारना तो टाइगर को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था सवा टाइगर आपको मारेगा। अभी तक 70 टाइगर मारे थे उन्होंने, 30 टाइगर 30 टाइगर्स आर येट टू बी किल्ड, अभी भी 30 टाइगर बचे थे। तब राजा ने क्या किया, उन बचे हुए टाइगर्स को मारने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तब आप क्या कहेंगे? तब राजा ने क्या किया? ये किया। 70 टाइगर मारने के बाद जब राजा को किंगडम में टाइगर खत्म हो गए, राजा के किंगडम में जब टाइगर खत्म हो गए, तब उसने एक ऐसी राजकुमारी से विवाह करने का निर्णय लिया जिसके किंगडम में टाइगर की पर्याप्त संख्या हो। बहुत सिंपल सी बात, ऐसे ही याद रखिएगा। आपको इसे याद करने, और गारंटीड आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से फंसेंगे। जो आज हम 20 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पेपर करके आना और अपने विस्टर से मिला लेना कि आज के सेशन में आपके वो दोनों क्वेश्चन आ गए।
वो दोनों क्वेश्चन होंगे तो 4, करने 2 होंगे, तो 4 क्वेश्चन में आपको यहाँ 20 क्वेश्चन में से क्वेश्चन कंफर्म 101% गारंटीड है। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख गए, इसकी प्रैक्टिस कर गए, इसका ट्रांसलेशन कर गए, आपको चैप्टर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर चले जाइए जहां पर इसका आंसर लिखा, या फिर इन आंसर्स को ट्रांसलेशन कर लीजिए। जब 70 टाइगर मार लिए राजा ने, तो राजा ने सोचा कि यार मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसके किंगडम में अच्छे खासे टाइगर हों, और जब अच्छे खासे टाइगर होंगे तो मैं वहां जाऊंगा, वहां मरूंगा, ससुराल में जाऊं तो ससुराल में हम तो दामाद जी होंगे, मारने लेंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसी राजकुमारी से एक ऐसी राजकुमारी को ढूंढवाया अपने दीवान साहब से कहकर जिसके किंगडम में अच्छी खासी संख्या थी टाइगर की। विवाह के बाद अपने ससुराल जाने पर राजा हर बार 5 से 6 टाइगर मारने लगे, और इस तरीके से 5 बार में उन्होंने 29 टाइगर को लगभग और मार लिया। नाउ ओनली वन was remained or was left to be killed, and it was not found very easily. In the end you will come to know, to kill the 100th tiger, the king had to face many problems, and even he became hopeless, and he became sometime angry at the people of his kingdom. तो लास्ट के टाइगर को मारने में उसे इतना ज्यादा दिक्कत हुई, इतनी ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि लास्ट टाइगर मिल ही नहीं रहा था, और इस तरह वह 99 टाइगर मारने में सफल हो गया। तो कुल मिला के आंसर ये कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि राजा ने क्या किया। तो राजा ने एक ऐसी राजकुमारी से विवाह किया जिसके किंगडम में पर्याप्त संख्या थी टाइगर की। ये बात आपको आंसर के रूप में 30 वर्ड ऑलमोस्ट होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 आएगा। हाउ डिड द महाराजा स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। महाराजा जो है अपने किंगडम को एक बार खतरे में डाल देते हैं, मतलब एक बार ऐसा सिचुएशन खड़ी हो जाती महाराजा के सामने कि अब वो ऐसी पोजीशन में थे कि ही हैड अ फियर टू लूज हिज किंगडम, अपनी किंगडम को लूज करने का एक फियर उनके अंदर आ गया, फिर भी वो अपने किंगडम को बचा ले जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड ही वार्ड ऑफ दिस क्राइसिस, इस परेशानी से, इस मुसीबत से वो कैसे बाहर निकले, कैसे बाहर निकले, और वो क्या समस्या थी वो हम आपको बताते हैं। द आंसर इज हियर। आंसर कह रहा है कि महाराजा को ये जो समस्या हुई उसका कैसे उन्होंने सामना किया, जब राजा ने एक ब्रिटिश अधिकारी को शिकार करने की उसकी इच्छा से रोक दिया। उस समय की बात है ये कहानी, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अलग अलग जो भी ब्रिटिश ऑफिसर आते थे तो उनके बड़े अच्छे अच्छे शौक थे। वो कभी डियर जो है हंट करते थे, कभी लॉयन हंट करते थे, कभी टाइगर हंट करते थे। तो एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर आए और उन्होंने राजा से कहा कि महाराज हम आपके स्टेट में, आपके राज्य में एक करना चाहते हैं, टाइगर हंट करना चाहते हैं। और ये बात अपने किसी नौकर से, अपने सर्वेंट से कहलाई, लेकिन राजा ने मना कर दिया बिकॉज ही वॉज द किंग। उसने कहा हम न मारे दे। क्यों ना मार दे भाई, क्योंकि वो टाइगर उसको अगर मारने देगा तो फिर दूसरे भी मारेंगे, और इस तरीके से टाइगर की संख्या खत्म हो जाएगी। जबकि उसने जिस दिन कसम खाई थी तो उसी दिन एक अनाउंसमेंट किया था कि आज के बाद मैं अपने राज्य के सारे कामकाज बाद में देखूंगा, बल्कि पहले मैं अपने 100 टाइगर मारने की इस शपथ को पूरा करूंगा, और अगर किसी ने एक तो पत्थर कंकर भी फेंका किसी टाइगर की तरफ तो समझ लो उसकी पूरी संपत्ति जायदाद सब जब्त कर लेंगे। ये अनाउंसमेंट, ये डिक्लेरेशन उसने पहले दिन ही कर दिया था, व्हेन ही गॉट टू डिसाइड टाइगर हंटिंग। जब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब हमें टाइगर हंटिंग करना, तो ब्रिटिश ऑफिसर को रोक दिया कि आप नहीं कर सकते। और तो उसे अपने राज्य खोने का खतरा पैदा हो गया। तो उसके मन में एक डर आया कहीं ब्रिटिश ऑफिसर ऐसा ना हो ये छीन ले मुझसे मेरी राजगद्दी। लेकिन उसके अलावा इस संकट को दूर करने के लिए उसने अधिकारी की पत्नी को पटा लिया। पटाने का मतलब वाला पटाना नहीं जो आप सोचे, पटाने का मतलब मना लिया। पटा लिया, पत्नी को हीरे की 50 अंगूठियां भेंट में भिजवाई। अब जाहिर सी बात है किसी की बीवी को आप कितना खुश रखेंगे, मतलब गिफ्ट दे दिया तो उसके दिमाग में टेंशन भी खत्म, और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने कुछ करा भी नहीं उनके साथ में, और इस तरीके से उसने वार्ड ऑफ किया। वार्ड ऑफ का मतलब किसी चीज को दूर करना, अवॉइड करना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द चैप्टर थर्ड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो कि थर्ड चैप्टर है आपका। Why has the student on ice program been so successful? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। वो स्टूडेंट ऑन आइस, ये जो एक क्वेश्चन है इसके ऊपर कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो था वो सक्सेसफुल क्यों रहा, तो इसके आंसर्स को आप देख लें, एग्जैक्टली आप इसे ट्रांसलेट कर लें। हालांकि ये चैप्टर हम आपके बता दें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हर चैप्टर से हमें कुछ ना कुछ लेना था। लास्ट वाले चैप्टर से हमने लिया है कि नहीं वो लास्ट में पता चलेगा। स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम इतना सफल इसलिए रहा क्योंकि साउथ पोल के आसपास तक पहुंचना असंभव था। स्टूडेंट ऑन आइस साउथ पोल पर पहुंच गया था।
अंटार्कटिका के साउथ पोल पर पहुंच गया था, मतलब दुनिया के साउथ पोल पर पहुंच गया था और इसके प्रभाव से बचा नहीं जा सकता था। और जो वहां पर जितनी भी चीजें हो रही थी उससे पूरी दुनिया छूती नहीं है। वहां पर जो भी चीज होता है उसका ह्यूमन लाइफ या जितना भी हमारा पूरी दुनिया का इकोसिस्टम है उसका असर हर देश पर पड़ता है, इस वजह से। लेकिन इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी आंखों से हिमानी मतलब जो हिमखंड हैं बर्फ को आगे की ओर खिसकते हुए और हिमखंडों को टूटते हुए देखा। तो ये एक तरह का बहुत ही ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस था क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट ऑन आइस जो कि राइटर खुद हैं तिशानी दोषी जी इसकी, वो खुद गई हुई थी और ये उनका सेल्फ एक्सपीरियंस था। तो ये आंसर आपको लिख देना इस क्वेश्चन के आंसर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड जियोफ ग्रीन गेट टायर्ड ऑफ। जियोफ ग्रीन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड जियोफ ग्रीन गेट टायर्ड ऑफ, किस चीज से जियोफ ग्रीन थक गए थे और क्यों थक गए थे। व्हाट डिड ही स्विच ओवर, और किसके ऊपर उन्होंने छलांग लगाई। स्विच ओवर का मतलब चेंज किया, बदला किया। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन रनिंग दिस प्रोग्राम, और कितने सालों से या कितने समय से वो इस प्रोग्राम को चला रहे थे, ये कहना चाह रहा है। तो जरा देखेंगे इसके आंसर को। जियोफ ग्रीन, तो जियोफ ग्रीन प्रसिद्ध व्यक्तियों को लाने और ले जाने। पहले जियोफ ग्रीन क्या करते थे, जो ग्रेट पर्सनालिटी, रिटायर्ड, अमीर, वेल्दी लोग होते थे जो कि एडवेंचर ढूंढा करते थे, उनको ले जाने की कोशिश क्या करते थे। ऐसे बहुत से प्रोग्राम जियोफ ग्रीन ने करे ऐसे लोगों के साथ। तो जियोफ ग्रीन प्रसिद्ध व्यक्तियों को लाने और ले जाने से थक चुका था और इसीलिए उसने अवकाश ले लिया। अब नाउ ही गेट टायर्ड ऑफ एंड वो सीमित रूप से ही जानकारी को लौटा पाते थे। ये जितने भी लोग थे जियोफ ग्रीन के साथ, ये बहुत ही बुजुर्ग लोग थे, बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, लेकिन इनके पास अब वो एनर्जी, वो ताकत या वो इंथुसिज्म नहीं था। इस वजह से इन लोगों से अब वो थक चुके थे। उसने बदलाव किया, मतलब ये ही स्विच्ड ओवर टू द स्टूडेंट, बदलाव किया और हाई स्कूल स्टूडेंट्स की ओर मुड़ गया। अब वह इस कार्यक्रम को पिछले 6 वर्ष से चला रहे थे। मतलब अभी जो कार्यक्रम जब स्टूडेंट ऑन आइस हुआ था, स्टूडेंट आइस से पीछे 6 साल से वो इस तरह के कार्यक्रम को चला रहे थे और इस तरह से बहुत से फंक्शन या प्रोग्राम्स जो उन्होंने ऑर्गेनाइज करे, इस तरह के बहुत से एक्सपीडिशंस उन्होंने ऑर्गेनाइज करी, ये बात कहनी है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हाउ डिड सदाव हैपन। ये रहा चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन। हाउ डिड सदाव हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ हाना एंड व्हाई डिड ही नॉट मैरी हर इन अमेरिका। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे टिक कर सकते हैं। सदाव कैसे अपनी फ्यूचर वाइफ से मिला, मतलब हाना से कैसे मिला, और उसने हाना से मिलने के बाद शादी क्यों नहीं कर ली अमेरिका में अगर वो मिल गया था। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आंसर देखिए इसका, इसको थोड़ा सा हम आपको डिटेल में समझाते हैं इस चैप्टर के बारे में, अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक, डॉक्टर सदाव अपनी होने वाली पत्नी हाना से अमेरिका में प्रोफेसर हार्ली के घर पर मिले थे। ये बात याद रखिएगा कि हाना को वो कहाँ मिले थे, अमेरिका में मिले थे। और अमेरिका के किसके घर पर, प्रोफेसर हार्ली, जहां पर वो ट्यूशन क्लास लिया करते थे। अमेरिका में उनकी पढ़ाई हुई थी, सारी मेडिकल की पढ़ाई अमेरिका में ही हुई थी। उन्होंने हाना से तुरंत विवाह नहीं किया। उन्होंने हाना से विवाह क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने पिता से उनकी अनुमति की आवश्यकता थी, क्योंकि he wanted to have consent of his father for the marriage। मैरिज के लिए उसे अपने पिता की आवश्यकता थी कि वो कंसेंट दे, अपनी राय परामर्श या अपना स्वीकृति दे। यदि हाना मूल रूप से जापानी नहीं होती तो उसके पिता विवाह की मंजूरी कभी नहीं देते। सो ही वेटेड अंटिल ही वाज कंफर्म दैट हाना वाज जापानीज बाय हर रूट। वो अपने रूट से, मतलब अपनी नस्ल से, अपने देखा जाए अपनी क्रीड से वो एक जापानीज, तब तक वो वेट करते हैं। तो उसे कंफर्म हो जाने के बाद ही फिर वो अपने पिता के पास ले जाते हैं और पिता जब ये बात सुनते हैं तो फिर वो उनके लिए अरेंज मैरिज का जो है इंतजाम कर देते हैं। अरेंज मैरिज मतलब विद द कंसेंट ऑफ फादर डॉक्टर सदाव मैरिड टू हाना। डॉक्टर सदाव ने हाना से शादी करी। ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। नाउ अब हम सबके आंसर्स के ऊपर नहीं, अब आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, लास्ट टास्क आपके लिए। अब आपके सामने जो 11, 12, 13, 14, 20 तक क्वेश्चंस आएंगे, ये रहा आपका होमवर्क। यू नीड टू फाइंड द आंसर्स एज इट इज, और उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए पहले हिंदी में, या फिर आप कैसे भी ट्रांसलेशन आप उसका करके उसका ट्रांसलेशन के मेथड से आप उसको याद करिए। और अगर आप में से कोई डायरेक्टली इंग्लिश में याद करना चाहता होगा तो इंग्लिश में भी हम लेकर आएंगे, डोंट वरी। इंग्लिश में ही लिख लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर आप हिंदी से इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ट्रांसलेशन मेथड या ट्रांसलेशन वाला जो क्वेश्चन है वो भी कंफर्म होगा और साथ में आपके आंसर्स भी तैयार होंगे।
अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो अभी तक लाइक की संख्या बहुत कम है, उसको जरूर बढ़ा दीजिए और साथ में अगली वीडियो के लिए जरूर कमेंट करिएगा कि किस चीज पर आपको वीडियो चाहिए। वेल बहुत जल्दी हम आपके लिए लेटर या आर्टिकल के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं, आप वेट करिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं और एज अ होमवर्क आपको इसे परफॉर्म करना है। ठीक, चल हियर है आपके क्वेश्चन नंबर 11, 12, उसके बाद 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका चैप्टर नंबर 4 से ही है। हाउ डिड सदाव एंड हिज वाइफ डिटरमाइन दैट द मैन वाज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। डॉक्टर सदाव और हाना ये कैसे डिटरमाइन हो जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो पड़ा हुआ है ये एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाइट बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो उसके कैप को देखा था तब उनको ये पता चला था, उसके कैप के ऊपर जो लेटर्स लिखे हुए थे उस पे अमेरिकन नेवी ऑफिस लिखा हुआ था, अमेरिकन नेवी। तो नेवी और अमेरिकन वर्ड बहुत ही एकदम डिसअपियर हो रहा था, बट फिर भी समझ में आ रहा था कि अमेरिकन नेवी लिखा है और इस तरीके से उन्हें ये बात पता चली थी। बस इसके आंसर को आप फ्रेम करिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। व्हाट विल यहां पर पूछा गया, डॉक्टर सदाव क्या करेंगे, उनकी वाइफ क्या करेगी उस आदमी के साथ। यहां पर विल की जगह कहीं कहीं पर डिड भी लिखा होता है, वो फ्यूचर में भी पूछ सकता है, वो पास्ट में भी पूछ सकता है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिड और विल दोनों का प्रयोग किया। तो व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, क्या किया उन्होंने या वो क्या करेंगे, कुछ नहीं किया, उसके साथ कुछ नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग दे ट्रीटेड दैट मैन, दोनों ने उसको एक एक इंसानियत के तौर पर उसे ट्रीट किया। दे कैरीड दैट मैन टू देयर रूम, टू देयर हाउस एंड दे ट्रीटेड, दे क्योर्ड एंड दे सर्व्ड फॉर अराउंड 14 डेज, लगभग 14 दिन तक उसको सर्व किया और सर्व करने के बाद जो है वो जब सही हुआ अल्टीमेटली लास्ट में वो प्रिजनर ऑफ वॉर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर सदाव की मदद से। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल और डिड डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। जब उन्हें ये लगने लगा यार ये मेरे लिए मुसीबत बनता जा रहा है तो उससे छुटकारा भी उन्होंने पाने की सोचा। तो वो क्या तरीका था, कैसे उसने छुटकारा पाया डॉक्टर सदाव ने इस बात पे कैसे छुटकारा पाया कि आदमी यहाँ से चला जाए जितनी जल्दी, बिकॉज डॉक्टर सदाव वाज अ ग्रेट सर्जन एंड वेरी फेमस साइंटिस्ट ऑफ जापान। और उस समय जापानीज आर्मी को धीरे धीरे ये बात पता चल गई थी। इवन डॉक्टर सदाव हिमसेल्फ टोल्ड टू द जनरल अबाउट द मैन, अबाउट द प्रिजनर ऑफ वॉर, but he could not get the help from general side. Might be general was very selfish person, our general always thought himself, and moreover he was very ill, so he could not remind his own promise he made to Dr. Sadav. उसने जो प्रॉमिस किया था कि हम असैसिन्स भेज देंगे आपके घर पर और वो चुपचाप उस आदमी को मार देंगे, शायद वो भूल गए और आखिरकार डॉक्टर सदाव ने उसे खुद ही भगाया अपनी हेल्प दे करके, अनविलिंगली, बट ही हैड टू हेल्प द मैन, उस आदमी की मदद करनी पड़ी। Question number 14, how did the domestic servants show their resentment of the enemy in the house of their master? ये डोमेस्टिक सर्वेंट्स मतलब जो नौकर थे वहां पर डॉक्टर सदाव घर पर, वो अपनी नाराजगी, रिसेंटमेंट का मतलब अपना आक्रोश, अपनी नाराजगी कैसे व्यक्त करते हैं कि एक दुश्मन देश का व्यक्ति उनके घर पे, चाहे वो नौकर क्यों ना हो बट उस घर में तो रह रहे थे, और एज जापानीज they could not bear this event that an enemy was living with them in their own house. उनके खुद के घर में एक अमेरिकन आदमी, एक विदेशी आदमी रह रहा है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जापान और अमेरिका एक दूसरे के बिटर एनिमी हो चुके थे। ये रहे क्वेश्चन नंबर 14। फिर है 15, 16, 17, 18 एंड 19, 20। Who were famed for swallowing sheep whole in the kingdom of महाराजा। अब हमने हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन फिर से उठाया है, लास्ट के एक दो क्वेश्चन आपको ऑन द फेस ऑफ इट से मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 से अगर आपको उन तीनों क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट लगे तो इस क्वेश्चन को जरूर फाइंड आउट करिए, इसका आंसर्स को, कि कौन था जो पूरी पूरी शीप जो है खाने के लिए फेमस था महाराजा के उस किंगडम में। कोई दो लोग थे, वो दो लोग कौन थे, ट्राई टू फाइंड द आंसर इन द बुक, किताब में लिखा हुआ है कौन वो लोग थे जो पूरी शिप को निगल जाते थे। Describe the writer's feelings after he had spent 2 weeks in Antarctica. This question has been taken from the 3rd chapter, Journey to the End of the Earth। और यहाँ पर फिर से अगर उन तीनों क्वेश्चंस के बाद अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आपको ये जरूर लिखना है कि राइटर की फीलिंग क्या थी when she saw the first time the aura, the atmosphere, even the picture she saw first time, जब उसने कदम रखा, जब उसने अंटार्कटिका पे पैर रखा राइटर ने, तो उसे कैसा फील आया, तिशानी जोशी को कैसा फील आया, ये पूछा जा रहा है। Why is Antarctica is the ideal place to study the small changes in environment can have a far reaching effects है। एक छोटे छोटे small changes के कितना बड़ा प्रभाव ला सकते हैं दुनिया में, ये
और साथ ही साथ पूछा जा रहा है कि क्यों अंटार्कटिका एक आइडियल प्लेस है, एक घूमने लायक जगह है, वहां जाना चाहिए, ऐसा क्यों है? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई इज डैडी स्टार्टल्ड एज सुन एज ही एंटर्स द गार्डन? ये लास्ट के 3 क्वेश्चन आपके ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। व्हाई इज डेरी स्टार्टल्ड? डेरी नाम का एक बच्चा है ना, मिस्टर लैम्प और डेरी के ऊपर एक कहानी है जहां पर बच्चे की शक्ल पूरी आधी खराब है ड्यू टू एसिड अटैक। तो उसके बाद मिस्टर लैम्प को देखता है तो मिस्टर लैम्प के पैर पूरा टूटा होता है ड्यू टू एन एक्सप्लोजन इन द वॉर में लड़ते समय उनका पैर एक्सप्लोड हो गया था। व्हाई इज डैडी स्टार्टल एज सुन एज ही एंटर्स द गार्डन? जैसे ही वो अंदर घुसता है गार्डन में तो डैडी क्यों घबरा जाता है? What is the attitude of Mr. Lamb to Derry who comes to his garden? मिस्टर लैम का क्या एटीट्यूड होता है डेरी की तरफ जब वो अपने गार्डन में उसे पाते हैं? तो मिस्टर लैम डेरी को किस तरीके से ट्रीट करते हैं? एंड व्हाट टेरिबल कॉम्प्लेक्स डिड डेरी सफर फ्रॉम? और किस चीज से वह पीड़ित था? कौन? डेरी। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इनको आप बिल्कुल तैयार करें और तैयार करने के साथ साथ इनके ट्रांसलेशन मेथड से इनको तैयार करिएगा तो आपके लिए सबके लिए बेनिफिशियल होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए या नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पर चाहिए सो डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और फिलहाल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।